रेहमा पिछले आधे घंटे से जमल को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस पर कोई असर हो तब न। और ज्यादातर बातें जो वो रोने के दौरान कर रही थी, उनमें अगर कोई वहां आ जाता तो, आया तो नहीं ना जमल, अगर कोई मुझे वहां ऐसे देख लेता तो, देखा तो नहीं ना जमल। उसने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरे साथ अच्छा नहीं करेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है रेहमा। रेहमा ने एक बार फिर उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए और बोली, उसको पता नहीं चलेगा जमल, बल्कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। अल्लाह का शुक्र करो कि उसने बहुत बड़े नुकसान से मेरी दोस्त को बचा लिया है। पता नहीं, वो शायद कोई चोर था और कुछ चुराने आया होगा। जमल, बस अल्लाह का शुक्र अदा करो और उस पर मामला छोड़ दो। रेहमा ने खुलूस से उसे समझाया तो उसका रोना धोना सू सू में बदल गया। रेहमा ने सुकून का सांस लिया कि अब जमल बेहतर हुई है। वो एक ऐसे घर से ताल्लुक रखती थी जो कि उसके बाबा की दकियानूसी सोच पर चलता था। वो घर में मुकम्मल चुप रहने वाली लड़की थी जो अपने दिन को कॉलेज में ही जी लेती, लेकिन अब मसला ये था कि उसका तालीम का ये आखिरी साल था। जैसे तैसे रफीक साहब ने BSc की इजाजत दी थी तो साथ ही कह दिया था, इसके बाद ये लड़की मुझे ना कहे कि आगे पढ़ना है, बच्चियां घर में ही अच्छी लगती है और तुम कॉलेज जाते वक्त पुरकाल होगी, और अगर मुझे कभी किसी भी ऐसी बात का पता चला जो मुझे ना पसंद ना आई तो इसी दिन तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद। आई समझ? दर हकीकत जो कुछ सालार साहब की तरफ हुआ, रेहमा अभी भी वही सोच रही थी कि कोई ऐसा क्यों करेगा, लेकिन मुतमईन थी कि अब जमल इस वाक़ये को भुला देगी। अस्सलाम वालेकुम चंदा। जमल जब कॉलेज से घर आई तो अपने मोबाइल पर मौसूल होने वाले गैर शनासा नंबर से आए मैसेज पर हैरान रह गई। ये किसका मैसेज हो सकता है भला? वो सिर्फ सोच के ही रह गई, क्योंकि उसके जानने वालों में से कोई भी उसे चंदा नहीं कहता था। जब वो जी भर के हैरान हो ली तो उस सोच पर में पड़ गई कि ये कौन हो सकता है। हो सकता है कि रहमा ने नया नंबर लिया हो, लेकिन वो मुझे चंदा तो कभी नहीं कहती, तो क्या किसी ने गलती से कर दिया है? लेकिन अगर वो चंदा कह रहा है तो मतलब उसको मैसेज किया है, उसे जानता भी है। जब अपनी सोचों से तंग आ गई तो झुंझलाकर मोबाइल बेड पर पटक दिया। भाड़ में जाए जो भी है। जब वो रात का खाना खा रहे थे तो बिल्कुल खामोशी थी और रफीक साहब के हाथ में जमल का मोबाइल था, जिसे वो आबरू उचका कर चेक कर रहे थे, जैसे उसमें इंडियन आर्मी के ब्लूप्रिंट्स हों और वो पाकिस्तान इंजीनियर। जमल ने अपनी सोचों को झटक कर खाना खाने पर फोकस किया। ये क्या बेहूदगी है? रफीक साहब की आवाज पर उसने सर उठा के देखा। उसे लगा कि हुमायूं ने फिर कोई शरारत की है, लेकिन वो तो उसकी ही तरफ देख रहे थे, तो वो गड़बड़ा गई कि क्या हुआ बाबा? वो अभी तक समझ नहीं पाई कि उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं, जबकि जमल ने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने मोबाइल स्क्रीन जमल की जानिब कर दी, जिस पर सुबह मौसूल होने वाला मैसेज जगमगा रहा था। एक लम्हे के लिए तो जमल का सर ही घूम गया, लेकिन बजाय खुद पर काबू पाते हुए बोली, बाबा ये रेमा का नंबर है। आज वो यूनी नहीं आई थी, इसलिए काम पूछने के लिए फोन किया, और आज पहली दफा झूठ बोलते हुए आखिरी दफा उसकी आवाज कपकपाई थी। उससे बोल दो तुम कि आइंदा इसे अलकाब से तुम्हें ना बुलाए। जहर लगती है मुझे वो लड़कियां जिनको बात करने की तमीज भी ना हो। ये पढ़ते हो तुम लोग इदारों में, ये तमीज सिखाई जाती है वहाँ। ये सब पढ़ना होता है तो फिर बैठो। जमल ने सब बातों को सुना अनसुना किया और जल्दी से खाना खाकर कमरे में आ गई। आज खिलाफे मामूल मोबाइल उसके पास था। अपने कमरे में आकर जमल ने गुस्से से दरवाजा बंद किया और लंबे लंबे सांस लेकर अपना गुस्सा कम करने की सही करने लगी। इसी गुस्से के जेरे असर जमल ने मैसेज का जवाब दे दिया, कौन है, और मोबाइल को बेड पर पटक कर किताबें लेकर बैठ गई। अभी 5 मिनट ही गुस्से थे कि जवाब आ गया। अस्सलाम वालेकुम। उसने पूछा है कि कौन है? मैंने पूछा है कि कौन है, गुस्से से कहा।
सलाम का जवाब देना फर्ज है। जमल ने पढ़ा तो उसे लगा कि रहमा है, क्योंकि रहमा हमेशा उसकी इस गलती को टोक दिया करती थी। तो जवाब दिया, रहमा आज यूनी क्यों नहीं आई? याद किया तुमको मैंने। जमल ने बगैर तस्दीक के जवाब दे दिया, आज तबीयत खराब थी इसलिए। मौसूल होने वाले जवाब ने उसके शक की तस्दीक कर दी कि वो रहमा ही है। मत किया करो यूं छुट्टी, मोहब्बत से गिला किया गया। ओके जनाब, अब नहीं करूंगी, साथ ही जवाब गया। और हाँ रहमा, मुझे मैसेजेस पर चंदा मत कहा करो। आज बाबा ने इतनी बातें सुनाई है, जमल का गुस्सा निकल ही गया और वो रात काफी देर तक इस अनजान शख्स को रहमा समझ के बातें करती रही। 6 महीने बाद जमल ने रात को अपने कमरे का दरवाजा खोला तो एक अजीब सी खुशी उसमें सरायत कर गई। होंठों पर बनावटी मुस्कुराहट की जगह हकीकी मुसरत ने ले ली। वो अपने कपड़ों की अलमारी के सामने आई और उसको खोलकर अंदर से कपड़ों की तह के नीचे से एक मोबाइल निकाल लिया। उसको देखकर हमेशा की तरह जमल को याद आया कि किस तरह इसका पहला मोबाइल बाबा ने तोड़ दिया था। बात ये थी कि उसके एक टेस्ट पर में 80 से कम मार्क्स नंबर आए थे, जिस पर वो गुस्सा थे। और दूसरा, उनको पता चल गया था कि जमल रात के वक्त मोबाइल अपने पास रखती है। बाबा टेस्ट में कम मार्क्स बुखार की वजह से आए थे, कसम ले ले आइंदा ऐसा नहीं होगा। जमल ने रोते हुए उनसे कहा, लेकिन वो इसकी आंखों में छुपी सच्चाई को ना देख पाए। जमल को टेस्ट वाले दिन का वाकई बुखार था, लेकिन उन्होंने मोबाइल को हवा में बुलंद किया और एक झटके से उसे जमीन पर दे मारा। वो मोबाइल किसी अच्छी कंपनी का था भी नहीं, लिहाजा कई हिस्सों में तकसीम हो गया। उस दिन सिर्फ मोबाइल नहीं था जो टूटा था, बल्कि उस दिन जमल का अपने बाप के साथ मान का जो रिश्ता था वो भी टूट गया था। मुझे आइंदा इस लड़की के हाथ में ये खुराफात नजर आई तो मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा, साथ तुम्हारे पाँव भी तोड़ दूंगा। तहरीम, तुम्हारे कहने पर मैंने इसको ये लेकर दिया था। ऐसी होती है अच्छे घरों की लड़कियां। जमल ने एक नजर उन टूटे पुर्जों को देखा और उठकर अपने कमरे में आ गई, उस अज़म के बाद कि आइंदा कभी रफीक साहब को मुखातिब नहीं करेगी। ये उस दिन के 1 हफ्ते की बात है जब वो रात में कमरे में सोने आई तो तकिए के नीचे से जू जू की आवाज पर चौंक गई। उसने तकिया हटाकर देखा तो वहां एक खूबसूरत सा मोबाइल था। जमल ने इसे देख कर सकते में आ गई। दौड़कर तहरीम के पास आई, मामा मेरा मोबाइल। वो हस्बे मामूल बावर्ची खाने में ही थी जब जमल ने पूछा, जमल मेरी जान, तुम्हारे बाबा का गुस्सा खत्म होने में नहीं आ रहा। मैं अभी उनको नए मोबाइल के लिए नहीं कह सकती। जमल कई लम्हे टकटकी बांधे तहरीम को देखती रही, फिर बोली, नहीं मामा, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, वैसे भी पेपर्स करीब हैं, आप बाबा से मत कहिएगा, अभी जरूरत नहीं। ये कहकर वो ऊपर कमरे में आ गई। आकर दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया, बेड पर आ गई। अब मोबाइल वाइब्रेट नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा और उसे देखने लगी। अभी वो उसको पलट कर देख ही रही थी कि वो फिर से वाइब्रेट करने लग गया। जमल ने डरते डरते कॉल उठा ली। वो जी की कॉल थी। वो उससे पूछ रहा था कि वो कैसी है। उसको बता रहा था कि उसने प्लम्बर के हाथों मोबाइल वहां रखवाया है। जमल ने यकीन भी कर लिया। वो उसे बता रहा था कि जमल से 1 हफ्ता बात ना करके वो बेसुकून रहा था और उस वक्त जमल को वो अपना सबसे बड़ा गम गुस्सा लगा। आज भी अलमारी से मोबाइल निकालते हुए जमल को पहली रात याद आ गई जब उसको मोबाइल दिया गया था। जमल ने मुस्कुराकर मोबाइल ऑन किया तो ढेरों तहरीरी इत्तलाआत को अपना इंतजार करते पाया, जो कि उस बात की गवाह थी कि जी उससे काफी नाराज है। जमल ने कॉल मिलाई तो दूसरी बेल पर ही फोन उठा लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, जमल ने बहुत खुशगवार मूड में कहा तो जी को तो आग ही लग गई। क्या मतलब अस्सलाम वालेकुम, इतने दिनों के बाद तुमने कॉल की है और मैं जो कि मरने की करीब हूँ उसे तुम सलामती कैसे भेज सकती हो? इतनी जालिम कैसे हो सकती हो जमल? जी का जमल को नाम से बुलाने का मतलब था कि वो उससे नाराज है, वरना वो उसे कहता ही चंदा था। जमल ने कई मर्तबा मना भी किया था, लेकिन वो कहता था मुझे ये नाम पसंद है, मैं तो ये ही कहूँगा। जी आपको पता है कि मेरे फाइल
मेरे फाइनल्स थे। जमल ने बहाना गढ़ा। मेरे ख्याल से जमल बीबी आपके इम्तिहान 3 दिन पहले खत्म हो चुके हैं। जी भी बाखबर था। जब वो उसके घर में फोन रखवा सकता था तो इम्तिहानात की आखिरी तारीख पता करवाना तो बाएं हाथ का खेल था। दरअसल जमल से बहाना नहीं बन पा रहा था। झूठ मत बोलना जमल, सी ने वार्निंग दी। मैं मामा के साथ गांव शादी पर गई हुई थी। शादी क्योंकि चचा अब्बू के बेटे की थी, तो फिर ठहरना पड़ा। मोबाइल पास नहीं था, लेकर जाना याद नहीं रहा। जमल ने इकरार कर ही लिया। पूरे 7 दिन के लिए जी को अभी भी यकीन नहीं आया। जमल ने आहिस्ता सी आवाज में कहा, अच्छा चलो फिर तस्वीरें तो ली होंगी ना? जी, जमल ने जैसे ही कहा कहकर पछताई। चलो फिर दिखाओ मुझे। साथ ही जी ने वो फरमाइश कर दी जिससे वो बचना चाहती थी। आप जानते हैं जी, जमल ने आहिस्ता से कहा। क्या? जी जानता था, लेकिन उसके मुंह से बार बार सुनना अच्छा लगता था। मैं पर्दा करती हूँ। हल्की सी मासूम आवाज में उसने दफाई पुल बांधा। जानती थी ये काम कर जाएगा। मैं जानता हूँ, फिर भी बार बार पूछते हैं। जमल ने गिला किया, क्योंकि मुझे बार बार सुनना अच्छा लगता है। जमल खामोश ही रही। तुम हिजाब क्यों करती हो चंदा? चंदा कहने का मतलब था कि अब वो नाराज नहीं है, लेकिन आज से पहले उसने ऐसा सवाल नहीं किया था। जमल ने सोचने के लिए चंद लम्हे लिए और बोली, मैं हिजाब इसलिए करती हूँ ताकि मैं खुद को उसके एहतराम के नीचे में बाहर रख सकूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मेरी तरफ बुरी निगाह देखे या नहीं, बुरी निगाह से देखे या नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप निकाब करके भी लोगों की गलीज निगाह से महफूज नहीं रह पाते। लेकिन मैं सिर्फ अपनी नजर की हिफाजत की जवाबदेह हूँ, और जब मैं हिजाब करके बाहर जाती हूँ तो खुद बखुद नजरें झुक जाती हैं, क्योंकि अगर मैं हिजाब करके भी अपनी नजर की हिफाजत ना कर पाऊँ तो मुझे लगता है कि दोहरा गुनाह होगा। एक पर्दे की बेहुरमती करने का और दूसरा गुनाह की हिफाजत ना करने का। और आज भी हर मर्तबा की तरह जमन ने जी को खामोश करवा दिया। वो वाकई कई लम्हे बोल ना सका। तुम अच्छी लड़की हो जमल, अब सो जाओ। अच्छी लड़कियां ज्यादा देर तक जागा नहीं करती। जमल ने मुस्कुरा कर हाँ में हाँ मिलाई और फोन रख दिया। जमल ने फोन तो रख दिया, लेकिन काफी देर तक ये सोचती रही कि इस्लामी बुनियादों पर लिए जाने वाले मुल्क की ज्यादातर शादियों में हिजाब कबूल नहीं किया जाता था। वो हाल ही में जिस शादी से लौटी थी, बिलाशुबा वो एक गांव में थी, लेकिन वहां पर भी दुपट्टों को सर की जीनत बनाने की बजाय गले का हार बनाया जा रहा था। और बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जब तक हिजाबी लड़कियों को तंज भरी निगाहों से देख न लिया जाए या उनकी हिजाब पर सवाल न कर लिया जाए तो खुद को मॉडर्न ख्याल करने वाली लड़कियों का मकसद पूरा नहीं होता। और अफसोस ज्यादा उन लड़कियों के हिस्से में आता है जो हिजाब लेना सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं कि लोग क्या कहेंगे। और इस मामले में जमल रहमा को भी कायल नहीं कर पाई थी। ये उनकी अलविदाई तकरीब की बात थी, जब रहमा स्टेज पर खड़ी अलविदाई गजल पढ़ रही थी। सारी शाम सूरज के डूबने पर आज अजब सी उदासी छाई है। हवा की झोंकों की मानंद आज फिर तेरी याद आई है। तुम मानो या ना मानो मेरी दोस्तों, वजह उदासी तेरी जुदाई है। वो चंद लम्हे रुकी, फिर बोली, अब शायरा खंसा की ज़बानी में अपने दोस्तों से कहना चाहूंगी, बस इतना ही था साथ हमारा। नामुमकिन सा लगता है ये कि दोस्ती को मैं भूल जाऊं। वो दिन जब साथ थे सारे, थी छोटी छोटी शरारतें भी। बेवफा निकले कुछ दोस्त, छोड़ के तन्हा बिछड़े कुछ दोस्त। कुछ यादें हैं और उदास शाम, यादें भी सरमाया है। बिछड़े कुछ दोस्तों की बातें भी सरमाया है, बातें भी सरमाया है। सारा हाल तालियों की गूंज में झूम उठा। रहमा ने दोबारा आकर अपनी नशरियत संभाली। वो हमेशा से गेंद नसाबी की सरगर्मियों में महारत रखती थी।
जमल ने भी सर झुकाकर उसे दाद दी। उसे रहमा ने मुस्कुरा कर वसूल किया। जमल को आज जो वाहिद बात पसंद नहीं आई थी वो ये थी कि रहमा, जिसने कॉलेज के 4 साल सर से दुपट्टा नहीं उतारा था, आज बाल खोले फिर रही थी और कई असातिज़ा और वहाँ काम करने वाले भी मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। रहमा, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें ये बताना अपना हक समझती हूँ कि तुमने मुझे आज मायूस किया है। जमल, मैंने जब यूनिस भाई की शादी पर स्कार्फ लिया था तब सब ने कितना मजाक उड़ाया था, इसलिए आज मैंने। रहमा ने हल्की सी आवाज में कमजोर सी दलील दी, जिस पर समल तो गुस्सा ही हो गई और बोली, मतलब हद है कि आप शादियों में सिर्फ इसलिए हिजाब ना करें कि लोग क्या कहेंगे, और खुले बाल इसलिए छोड़ दें क्योंकि लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों से डरना कब छोड़ेंगे। जमल ने इससे ज्यादा रहमा से कुछ नहीं कहा, बल्कि उसके बाद उससे हल्की फुल्की बातें करती रही क्योंकि वो इस खास दिन को खराब नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह जमन बावर्ची खाने में एक नई तरकीब से कबाब बना रही थी। जब प्लेट सजा ली तो शरीर से मुस्कुराहट के साथ उसकी एक तस्वीर खींची कि रात में सी को भेज कर के उसका दिल जलाएगी, और फिर साथ ही मोबाइल को बंद करके स्वेटर के अंदरूनी जेब में छुपा लिया। अभी वो प्लेट लेकर अपने दुपट्टे से बेखबर बावर्ची खाने से निकली ही थी कि बाहर लाउंज में हारून को खड़े देखा। वो हुमायूं का दोस्त था और उससे किताब लेने आया था। जमल के हाथ में कबाब देखकर बोला, जमल बाजी, आज घर में कोई दावत है क्या? तो वो हंसकर बोली, नहीं दावत तो नहीं है, लेकिन तुम बड़े खुशकिस्मत हो। इधर ही रुको, मैं प्लेट में लेकर आती हूँ। जब वो दोबारा बावर्ची खाने में आई और दरवाजे पर लटका दुपट्टा देखा तो अपनी बेखबरी पर खुद को जी भर के कोसा। फिर दुपट्टा ठीक करके प्लेट में हारून के लिए कबाब निकाल कर उसे दिए और उसके खाने तक वहीं बैठी रही क्योंकि अभी हुमायूं घर पर नहीं था। फिर जब वो चला गया तो जमल भी अपने कमरे में वापस जाने लगी कि रफीक साहब की गुस्से से भरपूर आवाज ने उसके कदम रोक लिए। जमल का हाथ बेख्तियार अपनी जेब पर गया जिसमें मोबाइल था। वो आज रफीक साहब के घर पर ही होने से बेखबर थी। वो वहीं रुक गई, फिर मुड़ी और रफीक साहब को गुस्से से सीढ़ियां उतरता देखकर उनकी जानिब बढ़ी। बाबा, ये चख कर देखिए, मैंने कबाब बनाए हैं, आज ही देखिए। जमल की बात अभी बीच में ही थी कि रफीक साहब ने हाथ मारकर प्लेट गिरा दी, जो कि सीढ़ियों में गिरते ही चकनाचूर हो गई। जमल अपनी हैरानी से उनकी तरफ देख ही रही थी कि उन्होंने हाथ हवा में बुलंद किया, जो देखते ही देखते जमल के बाएं गाल पर उंगलियां के निशान छोड़ गया। तकलीफ की लहर उसके वजूद में सरायत कर गई। जमल ने बेइख्तियार अपना हाथ गाल पर रखा, जहां अब उसके आंसू उबल उबल कर गिर रहे थे। रफीक साहब कुछ बोलते कि उससे पहले तहरीम आ गई और उन्होंने जमल को अपनी बाहों के सार में ले लिया। क्या कर रही हैं आप? जमल पर उठता हाथ देखकर उनका कलेजा ही कट गया। पूछो अपनी इस बेहया बेटी से, किसी गैर मर्दों के सामने दंदनाती फिर रही है, वो भी बगैर दुपट्टे की। किसी बाहर वाले ने देखा तो क्या कहेगा? ये तरबियत दी है मैंने अपनी बेटी को। मेरी मोहल्ले में एक इज्जत है, मैं कहता हूँ रिश्ता देखो इसका और अपने घर का करो इसे। वो तो जाने और क्या बोलते, लेकिन तहरीम बोल पड़ी। मैं समझा दूंगी इसे, आप फिक्र ना करें। फिक्र ना करो, मैं तो जान से मार दूंगा इसे अगर दोबारा इस तरह देखा भी तो। और तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। तुमने भी ऐसी तरबियत की है इसकी। जमल इस गुफ्तगू के दौरान खामोश सामे का किरदार अदा करती रही, अपने गाल पर हाथ रखी सिसकियां लेती रही। थप्पड़ की तकलीफ से कहीं ज्यादा तकलीफ उन अल्फाज की थी जो वो अपने लिए अपने बाप के मुंह से सुन रही थी, और उसी गम गुस्से में उसने ये फैसला कर लिया कि वो अपने बाबा से इनकी इज्जत का गुरूर और तकब्बुर छीन लेगी, फिर चाहे इसलिए उसे किसी भी हद तक गुजरना पड़े।